रीबर्थ ऑफ डेंजरस मॉमी एपिसोड 19। कुछ समय बाद आरव की आंखें खुलती हैं और वो खुद को अंधेरे रूम में फर्श पर गिरा हुआ पाता है। उसके सामने आहान था, खतरनाक तरीके से उसे घूरकर देख रहा था। उसके बगल में ही अश्विनी वेडिंग गाउन में खड़ी थी। आहान के आदमी भी उस रूम में मौजूद थे। आरव गुस्से से चिल्लाया, आहान, ये तुमने ठीक नहीं किया। उसको पहले मैंने देखा था, वो मेरी थी। अश्विनी गुस्से से बोली, ओह, मैं क्या कोई मार्केट में तंबा कोई कपड़ा हूं जिसे कोई पहले देखेगा वो उसे खरीद लेगा। जब मुझे तुम पसंद नहीं तो मैं क्यों तुमसे शादी करूंगी? ऊपर से मैं 2 बच्चों की मां भी हूं। ये सुनकर आरव गुस्से से बोला, क्योंकि मुझे उससे नफरत है। इतनी नफरत क्यों करते हो अपने भाई से? अश्विनी बोली। आरव बोला, क्योंकि मेरे डैड राजवंश को इसाबेला पसंद थी। वो अपने बड़े भाई यानी रणविजय के साथ ही कॉलेज में पढ़ता था, बस उससे एक क्लास पीछे था। मगर रणविजय सिंह राठौड़ हमेशा से उससे आगे था और चालाक भी। उसने इसाबेला को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। जैसे जैसे आरव आहान की मां का नाम ले रहा था, आहान के एक्सप्रेशंस डेड होते जा रहे थे। वहां का माहौल भी गर्म होता जा रहा था। आरव आगे बोला, और फिर रणविजय ने इसाबेला से शादी कर ली, जिससे मेरे डैड और उसके बीच में दरार आ गई। उन्होंने 5 साल तक कोई शादी नहीं की। तब तक आहान भी इस दुनिया में आ चुका था। राजवीर ने अपने दोनों बच्चों की लड़ाई सुलझाने का फैसला लिया और उसने मेरे डैड के लिए बहुत सुंदर लड़कियां शादी के लिए ढूंढी। आरव आगे बोला, मेरे डैड को अपना वंश बढ़ाना था, इसलिए उसने एक लड़की से शादी करनी। वो मेरी मां सीमा थी। मैं तब 5 साल का था। मैं और आहान एक साथ खेला करते थे। हमारे बीच सब सही था, मगर तभी। अश्विनी गौर से सुन रही थी। उसे नहीं पता था इतना सब हो चुका होगा। जब सब सही था तो तुमने अपने जहन में आहान के लिए नफरत पैदा क्यों की? अश्विनी का सवाल सुन आरव गुस्से से बोला, मगर तभी मैंने अपने डैड की डेड बॉडी को सफेद रंग की चादर में लिपटा हुआ पाया। मैं अपने डैड से बहुत प्यार करता था और उस वक्त मैं बस 5 साल का था। मैं बहुत रो रहा था। मेरी मां चिल्ला रही थी। उस दिन को याद कर आरव गुस्से से कांपने लगा था। उसकी आंखों में आंसू थे। अश्विनी को आरव के लिए बुरा लग रहा था। आरव आगे बोला, मैं ये जानना चाहता था ये सब किसने किया, मगर कुछ नहीं पता चला। 2 साल हो गए थे। मैं स्कूल से लौटकर घर आया ही था, तभी मैंने अपनी मॉम की लाश देखी जो खून से सनी थी और उनका गला कटा हुआ था। जानती हो उसके पास कौन था? कौन? अश्विनी ने पूछा। एएसआर। जैसे ही आरव ने ये कहा, अश्विनी हैरानी से आहान को देखने लगी। आहान के एक्सप्रेशंस डेड थे। आहान ऐसा नहीं कर सकता, वो किसी भी मां को नहीं मार सकता। अश्विनी भौहें सिकोड़ते हुए बोली। आरव गुस्से से चिल्लाया, मैंने खुद उसके हाथ में ग्लास देखा था जो खून से सना हुआ था। आहान ठंडी सांस लेते हुए बोला, मैंने तुम्हारी मां को नहीं मारा। आरव गुस्से से चिल्लाया, झूठ बोल रहे हो तुमने ही मेरी मां को मारा था। तुम्हारे आसपास कोई नहीं था। मुझे लगा तुम मुझे भी मार दोगे, इसलिए मैं वहां से भाग गया था। भागते हुए मैं किसी की कार से टकरा गया। सिम्हानिया फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया, मगर तब सिर्फ 7 साल की उम्र में मेरे जहन में तुम्हारे किए नफरत भर चुकी थी। मैं बस तुम्हें मारकर अपनी मॉम की मौत का बदला लेना चाहता था। आरव फिर पागलों की तरह हंसते हुए बोला, जब मुझे पता चला मैं जिस लड़की के पीछे पागल हूं वो तुम्हारे बच्चों की मां है, तो मैंने एक प्लान बनाया। मैंने सोचा मैं इससे शादी करूंगा और तुम्हें मारकर तुम्हारे बच्चों को भी खत्म कर दूंगा और फिर पूरी राठौड़ फैमिली को कब्रिस्तान बनाकर वहां राज करूंगा। हा हा हा, मगर मेरा प्लान तुमने फ्लॉप कर दिया। बोलते हुए आरव नफरत से आहान को देख रहा था। अश्विनी गुस्से से उसे घूर रही थी। जानना चाहते हो तुम्हारी मॉम का मर्डर किसने किया? जैसे ही आहान ने ये कहा, आरव गुस्से से बोला, मुझे पता है तू खुद को बचाने के लिए किसी दूसरे पर इल्जाम डालेगा, मगर तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। फिर अश्विनी की तरफ देखकर, अगर तुम्हें जरा सी भी इंसानियत है तो तुम खुद इस बात के बारे में सोचोगी। तुम्हारा पति कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। वो एक अंडरवर्ल्ड माफिया है। उसने ना जाने कितने लोगों की जान ली है। जैसे ही आरव ने ये कहा, अश्विनी शॉक्ड होते हुए आहान की तरफ देखने लगी। क्या क्या ये सच कह रहा है? अश्विनी ने हैरानी से पूछा। आरव बोला, वैसे कम तो तुम भी नहीं हो। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी। तुम खुद अंडरवर्ल्ड गैंग का हिस्सा रह चुकी हो, तभी तो मैं तुमसे मिला था। जैसे ही आरव ने ये कहा, अश्विनी डरते हुए आहान की तरफ देखने लगी। अब ऋषभ को सदमा लग चुका था। 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। ये तो सच में पति पत्नी बनने के लायक ही थे, ऋषभ मन में बोला। आहान अश्विनी को सर्द आंखों से घूरकर देखता है। अश्विनी जल्दी से बोली,
ये सब पुरानी बात है। मैंने एक बार मजे मजे में डार्क वेब के किसी हैकर को हैक किया था और फिर वो इम्प्रेस हो गया। उसने मुझे गैंग ज्वाइन करने को कहा। मैं बस 8 महीने ही उस गैंग का हिस्सा रही थी। तब सत्यविक ने मुझे पकड़ लिया। मैंने उससे कहा मैं उसकी हेल्प करूंगी तो उसने मुझे काली दुनिया से बाहर निकाला और अपना एजेंट बना लिया था। फिर मैंने देव और सूर्या को जन्म दिया। अश्विनी एक ही सांस में सफाई देने लगी थी। अहान गुस्से से भौहें सिकोड़ते हुए आरव से बोला, पॉइंट पर आओ। मैं तुम्हारी मॉम के किलर को जानता हूं। और वो तुम हो एएसआर, आरव गुस्से से बोला। अहान सर्द नजरों से उसे देखता है जिससे अंदर ही अंदर आरव की हड्डियां कांप रही थी मगर उसने डर को बाहर जाहिर नहीं होने दिया। अपने डैड के खूनी को जानते हो? जैसे ही अहान ने ये सवाल किया आरव की भौहें आपस में सिकुड़ गईं। इसका जवाब तो वो आज तक नहीं जान पाया था। तुम्हारे डैड का मर्डर धनंजय मल्होत्रा ने किया था। जैसे ही अहान ने ये कहा अश्विनी शॉक्ड रह गई। व्हाट? आरव भी शॉक्ड था। क्या कहा धनंजय ने? और ये तुम्हें कैसे पता? अहान लंबी सांस लेते हुए बोला, उस दिन मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया था। मैं जब नीचे आया तो मुझे कमरे में तुम्हारी मॉम की चीख सुनाई दी। मैं नीचे गया और देखा तुम्हारी मॉम के गले में कांच फंसा हुआ था। मैं उसे निकालने लगा। हालांकि निकाल तो दिया था मगर वो तड़पने लगी थी। उन्होंने उंगलियां एक ही जगह इशारा कर रही थी और फिर दम तोड़ दिया। तब तक तुम वहां आ चुके थे और तुम्हें लगा कि वो खून मैंने किया है। तुम डर के मारे वहां से भाग गए। मैंने रोकने की कोशिश की, ढूंढा भी मगर तुम नहीं मिले। अश्विनी और आरव गौर से सुन रहे थे तभी अहान आगे बोला, तभी मैं उस डायरेक्शन में गया जहां तुम्हारी मॉम मरते वक्त इशारा कर रही थी। मैंने दरवाजा खोलकर देखा, उसमें एक लेटर था। तुम्हारी मॉम बता रही थी उन्होंने रणविजय और अश्विनी के डैड धनंजय को गेस्ट रूम में बातें करते सुना था। वो लोग तुम्हारे डैड की मौत के बारे में बात कर रहे थे और रणविजय तुम्हें भी अपने रास्ते से हटाना चाहता था। ये सब तुम्हारी मॉम ने उस लेटर में लिखा था। मगर रणविजय को उसके बिहेवियर से शक होने लगा था। इसलिए जब तुम्हारी माँ वहां तुम्हारे साथ जाने की प्लानिंग कर रही थी तब उसने तुम्हारी माँ का गला कांच से काट दिया। फिर अहान आरव की तरफ देख बोल, वो लेटर इंडिया में मेरे पास है। अभी भी संभाल कर रखा है। अपनी मॉम की हैंडराइटिंग पहचानते हो ना? आरव, जिसकी आंखें भीग चुकी थी, हैरानी और गुस्से से बोला, नहीं, तुम झूठी कहानियां बना रहे हो। तुम ही ने मेरी माँ को मारा है। पागल मत बनो, मैं तुम्हारी माँ को कैसे मार सकता हूँ? मेरी माँ के जाने के बाद उन्होंने ही मेरा ख्याल रखा था। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? अहान गुस्से से बोला जिससे आरव खामोश हो गया। उसका सिर फटा जा रहा था। वो गुस्से से चिल्लाया, अगर ऐसा है तो मैं धनंजय और रणविजय को मार डालूंगा। अश्विनी भौहें सिकोड़ते हुए बोली, उसे उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए और मैं तुम्हारे मॉम डैड को जस्टिस दिलाकर रहूंगी। लेकिन देखा जाए तो तुम भी रणविजय की तरह ही हो। तुमने मेरे पति और मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की है। ये सुन आरव गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगा, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं इतने सालों से गलतफहमी में जी रहा था, वरना मैं अहान को सगे भाई जैसा मानता था। आई डोंट नो ये कैसे हो गया। जो हुआ सो हुआ। तुम्हें उस समय भागकर सही किया वरना रणविजय तुम्हें भी मार डालता। अहान ठंडी सांस लेते हुए बोला। आरव को अब अफसोस हो रहा था कि वो अपने भाई से बेवजह नफरत करता हुआ आ रहा था। मगर उसे पता होता असली किलर कोई और ही है, वो इन सब में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। अहान बोला, अब ज्यादा मत सोचो, तुम्हें जस्टिस चाहिए ना? मैं तुम्हें इंसाफ दिलवा दूंगा। लेकिन तुम्हें ये सब छोड़कर एक अच्छे इंसान की तरह रहना होगा। आरव गुस्से से बोला, मैं उन दोनों को अपने हाथों से मारूंगा। मुझे बस उनके खून मेरे हाथ पर चाहिए और कुछ नहीं। वहीं अश्विनी कुछ और ही सोच रही थी। अगर धनंजय मरा तो मुझे वो राज कौन बताएगा? अश्विनी मन में बोली। कुछ समय बाद अश्विनी और अहान 5 स्टार होटल के एक आलीशान रूम में थे। अश्विनी अभी भी वेडिंग गाउन में थी और वो काफी थक गई थी। रास्ते भर में उसने अहान से कोई बात नहीं की थी। थकान के चूर होने के बाद भी अश्विनी गुस्से से अहान के सामने खड़ी उसे ही घूरकर देख रही थी। क्या हुआ? अहान ने नजरों ही नजरों से पूछा, मगर अश्विनी गुस्से से खड़ी उसे घूरकर देख रही थी। क्या तुम्हें इस शादी से खुशी नहीं हो रही? अश्विनी गुस्से से बोली, जब तुम्हें सच पता था। मैं बस आरव के साथ डिनर करने गई थी। तुमने फुटेज में भी देखा था तो फिर तुमने मुझे एक हफ्ते तक इग्नोर किया। बोलते ही अश्विनी रोने लगी थी। वो सिसकियां ले रही थी। अहान उसके पास आने लगा और उसने जैसे ही उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अश्विनी 2 कदम पीछे हो गई। छुओ मत मुझे, तुमने पिछली बार भी यही किया था। पता है, मैं मरने जा रही थी। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया।
अश्विनी रोते हुए अपना गुस्सा जाहिर कर रही थी। आहान गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हें झूठ बोलने की सजा दे रहा था मैं। मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होता। ये सुन अश्विनी घूरते हुए उसे देखने लगी। अब ऐसे मत देखो वाइफी, अगर इस बार झूठ बोला तो अलग लेवल की पनिशमेंट दूंगा। ये सुन अश्विनी अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, बड़े आए पनिशमेंट देने वाले, क्या पनिशमेंट दोगे जरा मुझे भी तो बताना। आहान उसके करीब आया जिससे अश्विनी डर की वजह से पीछे हटने लगी, मगर वो कब तक पीछे हटती, उसकी बैक दीवार से जा लगी। वो डरते हुए अपना सिर ऊपर उठाकर आहान की आंखों में देख रही थी, वहीं आहान उसे स्मर्किंग करते हुए देख रहा था। वो अपने दोनों हाथ वॉल पर रखते हुए नीचे झुका और उसके कानों में हंसकी और धीमी आवाज में बोला, जानना चाहती हो मैं क्या सजा दूंगा? मैं तुम्हें 1 हफ्ते तक बेड से उठने नहीं दूंगा, और अब तो तुम मेरी वाइफ हो। जैसे ही आहान ने ये कहा, अश्विनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। 1 हफ्ता? अश्विनी ने डरते हुए कहा। आहान उसे परेशान करते हुए हंसकर बोला, कम है ना? सोच रहा हूं नंबर बढ़ा दूं? अश्विनी जल्दी से बोली, नहीं नहीं, 1 हफ्ता ज्यादा है। आहान तभी उसके हाथ को अपने हाथ में लेता है और दूसरे हाथ से उसकी कमर को टाइटली होल्ड कर बोलता है, आज हमारी सुहागरात है, तुम तैयार हो ना? बोलते हुए आहान उसकी उंगलियों पर किस करता है। अश्विनी ये सुन अंदर तक सिहर गई थी। वो आहान से बहाना बनाते हुए बोलने लगी, मुझे नींद आ रही है, ये सब हम बाद में करेंगे ना। आहान उसे घूरते हुए बोला, क्यों, तुम्हें ही जल्दी थी और अब तुम मना कर रही हो? अश्विनी बोली, हाँ हाँ, मगर फिर भी हम ये बाद में करेंगे ना। अश्विनी आहान को पाना चाहती थी, वो सब फिर से करना चाहती थी जो उस रात हुआ था, मगर उस रात तो उन दोनों ने नशे में होश खोकर किया था, मगर अब तो वो दोनों होश में थे। उसे शर्म आ रही थी। आहान उसके शर्म से लाल चेहरे को देख उसके गाल पर बाइट करता है। आह! अश्विनी के मुंह से आह निकल गई। तुम राक्षस ही ठीक हो, वैम्पायर बनकर बाइट करने की जरूरत नहीं है, अश्विनी आहान को घूरते हुए बोली। आहान तभी एक हाथ से उसके छोटे से चेहरे को पकड़ लेता है और हस्की वॉइस में बोलता है, लेट्स प्ले गेम वाइफी। हाँ, कैसा गेम? अश्विनी ने आश्चर्य से पूछा। आहान एविल स्माइल कर बोला, बेड पर आओ, मैं बता दूंगा। ये सुन अश्विनी खुद को छुड़ाने लगी, मगर आहान उसे परेशान करने में बिजी था। अब तो तुम्हें कोई बहाना भी नहीं मिलेगा मेरा फायदा उठाने में, आहान डीप वॉइस में बोला। जिसे सुन अश्विनी उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें तो मिल गया ना बहाना। आहान एरोगेंट वॉइस में बोला, सो वॉट वाइफी, अपनी बीवी के साथ हनीमून नहीं बनाऊंगा तो और किसके साथ बनाऊंगा? अश्विनी देख रही थी कि आहान उसके पीछे ही पड़ा गया था। ये ड्रेस कितनी भारी है ना? अश्विनी बात को पलटने की कोशिश करते हुए बोली। ये प्रॉब्लम भी तुम्हारी मैं दूर कर दूंगा। बोलते हुए आहान तभी पीछे से उसकी जिप धीरे धीरे खोलने लगा। अश्विनी सुन रह गई थी, वो हिल भी नहीं पा रही थी। अश्विनी अब एक व्हाइट कलर के कपड़े में थी जो उसकी कॉलर बोन से लेकर था ईंच तक आती थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी जब आहान के हाथों ने उसकी बैक को छुआ था। उसे लग रहा था जैसे वो जेली की तरह टूटकर नीचे गिर जाएगी, इसलिए उसने आहान की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। आहान अश्विनी की आंखों में अपने लिए डिजायर्स देख सकता था। आहान उसकी चिन पकड़ उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, इन पर मेरा हक है, तुम्हारी पूरी बॉडी, तुम्हारी सोल, तुम्हारी हर चीज पर सिर्फ और सिर्फ एएसआर का हक है। अश्विनी मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका देती है। आहान उसके लिप्स को अपने लिप्स से कैच कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे से लिप्ट किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद आहान अश्विनी से अलग हुआ और अपना फोरहेड उसके फोरहेड से सटाते हुए बोला, आई लव यू वाइफी। अश्विनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। ये पहली बार था जब आहान ने उसे आई लव यू कहा था। अश्विनी को ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो बादलों में उड़ रही हो। आई लव यू टू हबी, अश्विनी महिम सी आवाज में बोली। आहान के होठों पर स्मर्क आ गई और उसने अश्विनी को अपनी बाहों में उठा लिया। उसके पैर नीचे झूल रहे थे और उसने अपने दोनों हाथों को आहान के गले में डाल रखा था। आहान ने उसे बेड पर काफी जेंटली लिटा दिया और फिर धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। जैसे जैसे आहान ये कर रहा था अश्विनी की सांसें तेज हो रही थीं। वाइफी, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, बोलते हुए आहान अपनी शर्ट को अपने बॉडी से अलग कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। आहान अपने हाथों को अश्विनी के हाथों में फंसाते हुए बोला, लेट्स मेक लव टुनाइट। बोलते हुए आहान फिर से उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद उन दोनों के कपड़े जमीन पर बिखरे हुए थे और उस रूम में बस उनकी तेज सांसों और आहों की आवाज आ रही थी।
वो दोनों ही एक दूसरे में ऐसे खोए हुए थे मानो उन्हें दुनिया की कोई परवाह हो ही ना। इंडिया में देव उदास होकर बेड पर बैठा हुआ था। उसके खिलौने इधर उधर बिखरे हुए थे मगर वो उन्हें खेल नहीं रहा था। सूर्या थक हार कर उसके पास लेट गया और बोला, अब तक तो डैड ने मॉम को बचा लिया होगा। देव बोला, मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है। वो पिछले एक हफ्ते से बदली हुई लग रही थी। कहीं अब वो सच में न चली गई हो। वो हमें छोड़कर क्यों जाएगी? देखना उनका गुस्सा शांत होगा तो डैड के साथ वापस आ जाएगी। सूर्या ने ये कहा ही था तभी उनका डोर ओपन हो जाता है। सूर्या और देव उठकर बैठ गए और उन्होंने सामने देखा कि मेड खड़ी थी। क्या हुआ आंटी? सूर्या ने उसके होश उड़े एक्सप्रेशंस को देखकर कहा। वो मेड बोली, बाबा जल्दी नीचे चलो। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। वो जैसे ही नीचे आए और सामने का नजारा देख उनकी आंखें पहले तो हैरानी से मगर फिर उसी से बड़ी बड़ी हो गईं। मम्मा, मॉम। वो दोनों भागते हुए सामने खड़ी अश्विनी के पास आ गए जो आहान के साथ खड़ी थी। बच्चों। अश्विनी नीचे झुक उन दोनों को गले लगाते हुए बोली। उसकी आंखों में भी आंसू थे। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, आखिर वो अपने प्यारे प्यारे बच्चों को छोड़कर कैसे जा सकती है। देव रोते हुए बोला, कहाँ चली गई थी आप मम्मा? आप हमें छोड़कर कैसे जा सकती है? सूर्या गुस्से से बोला, मॉम मैं आपसे बात नहीं करूंगा। आपने हमें छोड़ने के बारे में सोच भी कैसे लिया? तभी हैरी वहां आ गया और अश्विनी ने उसे गले लगा लिया। वूफ। हैरी प्यार से भौंक रहा था मानो अश्विनी से शिकायत कर रहा हो। अश्विनी उनसे माफी मांगते हुए बोली, सॉरी सोना, मैं थोड़ी सी पागल हो गई थी। होश ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं आज के बाद तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अश्विनी ने उन तीनों को गले लगाते हुए कहा। आहान अपनी एरोगेंट आवाज में बोला, और अगर गई तो मैं तुम्हें रूम में लॉक कर दूंगा, फिर तुम कहीं नहीं जा पाओगी। ये सुन देव हंसने लगा, वाह डैडी क्या मस्त प्लान है। तभी शकुंतला, राजवीर और अवंतिका भी वहां आ गए। उन्होंने जब अश्विनी का हुलिया देखा तो वो तीनों शॉक रह गए थे। ये लड़की मर क्यों नहीं जाती, बार बार बच जाती है। शकुंतला गुस्से से मन में बोली ही थी तभी उसने अश्विनी को गौर से देखा। अश्विनी रेड और ग्रीन कलर की कॉम्बिनेशन वाली साड़ी में थी। उसने अपने बालों का बन बना रखा था, गले में मंगलसूत्र और सिर में सिंदूर लगा रखा था। वो किसी सुहागन की तरह सजी थी। शकुंतला गुस्से से बोली, अरे नासमिट्टी, तू भागकर किसी और से शादी करने लगी थी। आहान इसे क्यों लाया तू घर? इसे यहां से निकाल दे वरना मीडिया को इसके कारनामों का पता चल इस खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये सुन आहान ठंडी आवाज में बोला, शी इज माई वाइफी, उससे तमीज से बात करो। ये सुन तो जैसे वहां मौजूद सबको खुशी और गम से मानो हार्ट अटैक आने वाला था। सूर्या हैप्पी टोन में बोला, क्या ये सच है? देव खुशी से चिल्लाया, ओ गॉड, मम्मा डैडी आपने शादी कर ली? फिर नाराज होकर, हमें बुलाया नहीं, आप कितने कंजूस हैं डैडी। अश्विनी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बच्चों ये सच है। शकुंतला के पास कहने को कोई शब्द नहीं बचे थे क्योंकि अब अश्विनी राठौड़ फैमिली की बहू बन चुकी थी। वो बुरी तरह तिलमिलाई हुई थी मगर कुछ कर नहीं सकती थी। राजवीर जो इतनी देर से सब सुन रहा था खुश होते हुए अवंतिका से बोला, अरे बहू जाओ जाकर आरती की थाली लेकर आओ। अवंतिका ने मुस्कुराकर कहा, रुकिए अभी लाती हूँ। अवंतिका वहां से चली गई और उधर शकुंतला गुस्से से अपने पैर पटक वापस कमरे में आ गई। जेल से भागकर ये कहाँ गया? अगर वो यहाँ होता तो आहान की शादी कभी उस लड़की से नहीं होने देता। शकुंतला गुस्से से बोली। वहीं बाहर अवंतिका उन दोनों के माथे पर तिलक लगाकर शादी की कुछ रस्में कर रही थी। आहान इस बार अवंतिका से रूडली बिहेव नहीं कर रहा था बल्कि वो शांत था, शायद अश्विनी की वजह से। तभी आहान ने सीरियस वे में कहा, मैं आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहता हूं। जैसे ही आहान ने ये कहा सब लोग हैरान रह गए। डैडी अब हमसे किससे मिलवाना चाहते हैं? कहीं हमारा एक और भाई तो नहीं आ गया? देव धीरे से सूर्या के कान में बोला। सूर्या उसे घूरते हुए बोला, बकवास बातें मत करो, कम इन। आहान बोला। सबकी नजरें दरवाजे पर ही टिकी हुई थीं। सबने एक 23-24 साल के लड़के को अंदर आते हुए देखा। वो लड़का उस मैंशन को अपनी आंखों में ढेर सारे इमोशंस के साथ घूरकर देख रहा था। ये लड़का कौन है? अवंतिका ने पूछा। देव और सूर्या आरव को देख आपस में खुसुर फुसुर रहे थे। ये तो वही पार्टी वाला आदमी है जो मम्मा से चिपक रहा था, देव गुस्से से बोला। सूर्या की भी भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी, कहीं ये मॉम को डैड से छीनने तो नहीं आया।
नहीं डैडी, ऐसा नहीं होने देंगे, वो इनकी चटनी बना देंगे, देव सार्कास्टिक वे में बोला। तभी राजवीर हैरानी से बोला, ये कौन है आहान? अनिकेत? जैसे ही आहान ने ये कहा, राजवीर की आंखों में ढेर सारे इमोशंस और पुरानी एटीट की यादें उमड़ पड़ी। शकुंतला जो अपने रूम से बाहर झांक रही थी, वो अनिकेत को देखकर जल्दी से बाहर आ गई। अनिकेत बच्चे, ये तुम हो? शकुंतला उसके पास आई और उसका चेहरा हाथों में लेते हुए बोली। उसकी आंखों में ममता थी। दादी दादाजी। आरव अपनी आंखों में ढेर सारे इमोशंस लिए बोला। उसकी पुरानी यादें उसकी आंखों के कोने से झांक रही थी, कुछ दर्द बनकर तो कुछ हसीन लम्हे बनकर। राजवीर उसे गले लगाते हुए बोला, हमें लगा हम अब कभी तुम्हें देख नहीं पाएंगे, क्या तुम्हें कभी हमारी याद नहीं आए? आरव बोला, बहुत आती थी मगर मैं खुद को कंट्रोल कर लेता था। मुझे जो भी गलतफहमियां थी वो भाई ने दूर कर दी। कैसी गलतफहमी बेटा? शकुंतला बोली। अब मैं कैसे बताऊं, आपके ही बेटे ने आपके ही बेटे और बहू को मार डाला, आरव मन में बोला। राजवीर तो ये राज जानता था, इसीलिए वो रणविजय से नफरत करता था, पर अगर शकुंतला को पता चलता तो वो तो मर ही जाती। आरव ने कहा, कुछ नहीं, टाइम आने पर बता दूंगा। अवंतिका को याद नहीं था ऐसा भी कोई राज था, क्योंकि तब वो प्रेग्नेंट तो हुई थी मगर उसकी शादी रणविजय से नहीं हुई थी। फिर आरव की नजर देव और सूर्य पर गई। अश्विनी बोली, देव और सूर्य, इनसे मिलो, ये तुम्हारे चाचू हैं। देव हैरानी से बोला, वाओ चाचू, मगर ये अभी तक कहाँ लापता थे? आरव उसकी बात पर मुस्कुराया। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। आखिर उसने देव और सूर्य जैसे मासूम बच्चों को मारने के बारे में सोच भी कैसे लिया था? सूर्य उसे घूरते हुए बोला, अभी दादाजी ने बताया वो काफी सालों से गायब थे। देव आरव के पास आया और अपनी बाहों को ऊपर करते हुए बोला, गोदी लो ना चाचू। उसकी बात पर वहां मौजूद सबको हंसी आ गई थी। आरव अभी ठीक से आया भी नहीं था और देव उसे परेशान करने लगा था। हाँ क्यों नहीं? आरव ने उसे गोद में ले लिया और साथ ही सूर्य को भी अपनी गोद में ले लिया। देव एक्साइटेड होते हुए आरव से बोला, क्या आप हमारे साथ खेलेंगे? सिर्फ खेलूंगा ही नहीं, तुम लोगों को स्कूल ड्रॉप करने भी जाऊंगा, आरव ने कहा। ये सुन देव खुश हो गया, फिर तो हम कार में घूमने भी जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, आरव ने कहा। सूर्य बोला, चाचू वो आपको परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है, उसकी कहानियां सुनोगे तो आपके भी कान पक जाएंगे। अच्छा ऐसा क्या? देव सूर्य को घूरते हुए बोला, ए नए चाचू के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हो? फैक्ट बता रहा हूं, देव ने अपने दोनों हाथ बांध अरोगेंट आवाज में कहा। देव गुस्से से बोला, बेइज्जती करते हो और फैक्ट का नाम दे देते हो। वो दोनों आपस में बहस करने लगे थे। आरव उन दोनों को देख रहा था। अश्विनी गुस्से से बोली, शांत हो जाओ तुम दोनों, उन्हें परेशान मत करो। अश्विनी की डांट से वो दोनों चुप हो गए मगर वो अभी भी एक दूसरे को घूरकर देख रहे थे। राजवीर बोला, उन्हें आराम करने दो, वो थक गए हैं। ओके दादू, देव बोला। शकुंतला तभी अवंतिका से बोली, बहू जाओ जाकर सबके लिए खाना बना दो, आज खुशी का दिन है इसलिए कुछ मीठा भी जरूर बनाना। ये सुन अवंतिका मुस्कुराते हुए बोली, जी माँ जी। तभी अश्विनी ने कहा, रुकिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। देव तभी आरव से बोला, पता है मेरी मम्मा और डैडी वर्ल्ड के बेस्ट शेफ हैं, वो काफी अच्छी कुकिंग करते हैं। अगर आप एक बार उनके हाथ का बना खाना खा लोगे तो आपका दिल बार बार उनके हाथों का ही खाना मांगेगा। अरे वाह, भाई भी कुकिंग करते हैं, तब तो मुझे जरूर खाना पड़ेगा, आरव मुस्कुराकर बोला। देव आरव की उंगलियां पकड़ बोला, आप मेरे रूम में आइए, मैं आपको अपने खिलौने दिखाता हूँ। मेरे भी हैं वो और आधा मेरा रूम है, सूर्य उसे घूरते हुए बोला। यहां उन दोनों की फिर से बहस शुरू हो गई थी। अश्विनी को उन दोनों पर गुस्सा आ रहा था मगर वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे, अश्विनी गहरी सांस लेते हुए बोली। भले ही अब सब शांत हो गया था, रे भी अब अश्विनी की लाइफ से जा चुका था मगर एक और तूफान आने वाला था। और इस बार ये कोई नॉर्मल तूफान नहीं था, वो सब खतरे से अनजान होकर अपना नाश्ता कर रहे थे। नाइट टाइम था और देव सूर्य ने प्लान बनाया था कि वो आज से अपने नए चाचू के पास सोएंगे। वो दोनों आरव के अगल बगल लेटे हुए थे। उन दोनों को देखकर न जाने क्यों आरव का भी मन किया कि वो शादी कर ऐसे ही क्यूट से कई सारे बच्चे पैदा कर ले। नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, आरव ने मन में कहा। देव और सूर्य अब तक सो चुके थे। ये देख आरव अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो आहान के रूम में आया। वहां अश्विनी पहले ही मौजूद थी।
अंदर आने से पहले आरव ने दरवाजा खटखटाया था। कम इन आरव, अहान ने कहा, मानो उसे पता था दरवाजे पर कौन था। आरव अंदर आ गया। उसके एक्सप्रेशन से ये लग रहा था मानो वो गिल्ट में हो। आरव अहान के गले लग गया और किसी बच्चे की तरह रोने लगा। आई एम सॉरी भाई, मैं आपसे बेमतलब नफरत करता रहा और आपको फैमिली को हर्ट किया। अश्विनी ये देख मुस्कुरा रही थी। वो खुश थी। चलो अब सब पहले जैसे सही हो गया है। अहान उसे हग करते हुए बोला, जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। आरव ये सुन खुश था कि उसके इतना जिल्लत करने के बाद भी अहान उससे कोई शिकायत नहीं कर रहा था। वो अश्विनी से बोला, आई एम सॉरी भाभी, मैंने सबसे ज्यादा हर्ट आपको ही किया है। इट्स ओके आरव, अब तुम सुधर गए हो। मैं चाहती हूँ कि तुम भी जल्दी से कोई अच्छी लड़की ढूंढ शादी कर लो। अश्विनी हंसकर मुस्कुराते हुए बोली। आरव को समझ नहीं आया वो क्या जवाब दे। उसके सिर से एक और प्यार का भूत उतरा था और वो यही चाहता था कि वो फिर से प्यार में न गिरे। अश्विनी ने कहा, लेकिन अब से तुम अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना सीखो, क्योंकि जब तुम प्यार में गिरते हो तो भूल जाते हो क्या सही है क्या गलत, और इसे प्यार ये नहीं होता। मैं समझ गया, अब मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। आरव इतना बोल वहां से चला गया। ऑस्ट्रेलिया, गरुड़ काल भैरव के सामने हाथ बांधे खड़ा था और वहीं काल भैरव सिगार का कच लगाते हुए गरुड़ को देख रहा था। इंडिया से क्या खबर लाए हो गरुड़? काल भैरव ने अपनी डीप आवाज में कहा। उसकी आवाज भी बिल्कुल विलन जैसी ही थी। गरुड़ बोला, लंदन में उन दोनों ने शादी कर ली। जैसे ही गरुड़ ने ये कहा कि अहान और अश्विनी ने शादी कर ली, भैरव ने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगार को अपने हाथों से मसल दिया। ये क्या बकवास कर रहे हो? शादी वो लंदन में ही क्यों करेंगे, इंडिया में भी तो कर सकते थे, भैरव ने गुस्से से कहा। गरुड़ बोला, वो इसलिए क्योंकि रे अश्विनी के पीछे पड़ा था और वो उसे किडनैप कर लंदन में शादी करने वाला था, मगर अहान वजह आ गया और उसने अश्विनी से शादी कर ली। एक और राज पता चला है बॉस। कैसा राज? भैरव ने पूछा। गरुड़ लंबी सांस लेते हुए बोला, रे का असली नाम अनिकेत है और वो रणविजय के छोटे भाई का लड़का है। ये सुनकर भैरव शैतानी तरीके से मुस्कुराया। राठौड़ खानदान की एक बात है गरुड़। कैसी बात सर? गरुड़ ने कहा, यही कि यहाँ भाई ही भाई से बैर करते हैं और अंत में एक मारा जाता है या हार जाता है, भैरव ने कहा। ये सुनकर गरुड़ ने भैरव के चेहरे की ओर देखा और उसके होठों पर भी शैतानी मुस्कान आ गई। उन्हें लग रहा है कि अब आगे की जिंदगी सुकून से कटेगी, मगर वो लोग ये भूल रहे हैं कि काल भैरव के चलते राठौड़ खानदान का कोई भी मेंबर सुकून से जी नहीं पाएगा। भैरव अपनी डीप आवाज में बोला। फिर गरुड़ की आंखों में देखते हुए कहा, वैसे वो रणविजय मिला क्या? उसका कोई पता नहीं चल पाया है। वो गायब तो ऐसे हुआ है जैसे कभी था ही नहीं, गरुड़ ने कहा। भैरव बोला, ओह कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं उसे ही मारूंगा। कहते हुए भैरव शैतानी तरीके से हंसने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और वो सॉन्ग जिस पर आरव और अश्विनी वर्क कर रहे थे, रिलीज हो चुका था, मगर अश्विनी ने अभी तक अपना चेहरा रिवील नहीं किया था। वो सॉन्ग काफी पॉपुलर हो रहा था, जिसकी वजह से अश्विनी के सोशल मीडिया अकाउंट पर काफी तेजी से फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। मल्होत्रा मैंशन में फर्श पर फोन के टुकड़े बिखरे पड़े थे और नताशा गुस्से से बेड पर बैठी हुई थी। तभी वहां मिताली आ गई। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? न्यूज़ देखो मॉम, वो अश्विनी ट्रेंडिंग में जा रही है। उसने आरव सिंघानिया के साथ कोलैबोरेशन किया है, नताशा ने कहा। ये सुन मिताली उसे संभालते हुए बोली, कहीं उन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? नताशा ने शैतानी स्माइल करते हुए कहा, अगर ऐसा है तो फिर हमें जल्दी से आहान को बताना चाहिए। तुम उसे कैसे बताओगी? मिताली ने कहा। नताशा बोली, वो पिक्स उस दिन वायरल हुई थी ना। मुझे लगता है अश्विनी ने आहान को छोड़ दिया या आहान ने ही अश्विनी को छोड़ दिया होगा, तभी वो आरव को डेट करने लगी है। मिताली बोलने लगी, मतलब आहान सिंगल है, तुम उसे फंसा क्यों नहीं लेती? नताशा ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे युवान हुड्डा चाहिए, वैसे भी एएसआर को फंसाना इम्पॉसिबल है। इस पर मिताली गहरी सांस लेती है। वहीं दूसरी तरफ युवान न्यूज़ देख रहा था, जिसमें अश्विनी और आरव के गाने का जिक्र हो रहा था। या तो मैं बेवकूफ हूं या ये अश्विनी, वो एएसआर को छोड़ इसे डेट कैसे कर सकती है, और मैं ऐसी लड़की के पीछे कैसे पागल हो सकता हूं, युवान ने खुद से कहा। तभी उसे याद आया अश्विनी उस बूढ़े आदमी के साथ नहीं सोई थी। नहीं, वो ऐसी नहीं हो सकती, ये एक रूमर भी हो सकता है, मगर अगर ये नहीं हुआ तो मुझे इसका पता लगाना चाहिए।
अगर उसने सच में एएसआर से ब्रेकअप कर लिया है तो मैं उसे वापस अपने पास बुला सकता हूँ। युवान बोलते हुए शैतानी मुस्कुराहट कर रहा था। उसे देख लग रहा था मानो उसके दिमाग में कोई तूफानी प्लान जन्म ले रहा हो। ऑस्ट्रेलिया में, सर, आपकी फियांसे भाग गई। जैसे ही गरुड़ ने ये कहा, काल भैरव के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं आए थे। लग रहा था जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता है। भागने दो, मुझे वो चाहिए भी नहीं। मैं बस डैड की वजह से उससे शादी कर रहा था। ये बस अंडरवर्ल्ड की दो गैंग के बीच में एक डील थी और कुछ नहीं, काल भैरव गहरी आवाज में बोला। गरुड़ ने कहा, समझ गया सर, आपको अश्विनी मैम चाहिए, राइट? पर आप जानना नहीं चाहेंगे आपकी फियांसे भागकर कहाँ गई है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, भैरव एरोगेंट टोन में बोला। गरुड़ ने शांति से कहा, इंडिया, मुंबई। जैसे ही गरुड़ ने ये कहा, भैरव ने अपने हाथों की मुठियां बना ली। डोंट यू से कि वो एएसआर के पीछे पड़ी है, भैरव गुस्से से बोला। गरुड़ ने डरते हुए कहा, उसके रूम से एएसआर के पोस्टर्स बरामद हुए हैं। भैरव गुस्से से चिल्लाया, मेरी फियांसे होकर मेरे दुश्मन के पीछे पड़ी हुई है। उसे मार देना, वो दिखे तो उसे मार देना। भैरव पागल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसकी फियांसे एएसआर से कैसे प्यार कर सकती है जबकि उसके पास सब कुछ था, वो चीज भी जो एएसआर के पास थी। दूसरी तरफ शनाया बोली, डैड, आपने मुझसे कहा था आप आहान को लाकर दोगे, फिर क्या हुआ? शनाया गुस्से से अरविंद को घूरकर देख रही थी। अरविंद शैतानी स्माइल करते हुए बोला, मुझे रणविजय के एक हथियार के बारे में अच्छे से पता है, बस उसी का इस्तेमाल पूरे राठौड़ फैमिली को मिटाने के लिए करना है। शनाया ने हैरानी से पूछा, और वो वेपन क्या है? अब टाइम आ गया है उस वेपन तक पहुंचने का, अरविंद ने कहा। शनाया को कुछ समझ नहीं आया। जो भी करना है आपको करो, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। शनाया ये बोल अपने रूम में चली गई। मुंबई, अरे वो मेरी मम्मा है और ये मेरे चाचू हैं, देव ने कहा। एक लड़की बोली, तुम्हारे चाचू आरव सिंघानिया कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये जरूर झूठ बोल रहा है, उनका तो सरनेम भी अलग है। देव गुस्से से बोला, अरे वो बचपन में खो गए थे तो सिंघानिया फैमिली ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया था। अब वो वापस मिल गए हैं और उनका रियल नाम अनिकेत है। फिर सरकास्टिक स्माइल लेकर, मेरी मम्मा एक सिंगर भी है, कर देखना आने वाले टाइम में वो बहुत बड़ी सिंगर भी बनेंगी। सूर्य गहरी सांस लेकर, हाँ, ये मंदबुद्धि फिर शुरू हो गया। गोलू अपने कान लगाकर ये सब सुन रहा था। वो बिल्कुल जासूस की तरह लग रहा था। मुझे इन सब के बारे में दी को बताना चाहिए, गोलू ने खुद से कहा। राठौड़ मैंशन में शकुंतला अब अश्विनी पर चिल्लाती नहीं थी। वो उससे काफी नरमी से पेश आती थी। अब तो वो अवंतिका से भी नरमी से पेश आने लगी थी, जिससे राजवीर खुश था और घर में भी काफी अच्छे से शांति थी। अश्विनी स्टडी रूम में आए और वहां राजवीर पहले से ही मौजूद था। दादाजी, आपने मुझे बुलाया? अश्विनी ने कहा। राजवीर के चेहरे पे सीरियसनेस और चिंता वो साफ साफ देख सकती थी। क्या हुआ दादू, आप ठीक नहीं लग रहे? कोई बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है? अश्विनी ने चिंतित होते हुए पूछा। राजवीर बोला, सामने बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ। ये सुन अश्विनी राजवीर के सामने बैठ गई। राजवीर ने कहा, तुम अब इस खानदान की बहू हो, तुम्हें आहान की मॉम के बारे में? हाँ, माँ ने मुझे सब बता दिया था, अश्विनी ने कहा। राजवीर बोला, तब तो तुम्हें यह भी पता होगा मेरे छोटे बेटे राजवंश और छोटी बहू को रणविजय ने मारा था। अश्विनी अफसोस जताते हुए बोली, हाँ, और ये जानकर मुझे बुरा भी लगा। आखिर कोई अपने भाई की जान कैसे ले सकता है? राजवीर बोला, तुम्हें राठौड़ फैमिली के सारे राज पता चल चुके हैं, मगर एक और राज है जो काफी भयानक है। ये सुन अश्विनी की भौहें आपस में सिकुड़ गईं। एक और राज? वो कैसा राज है? अश्विनी ने पूछा। राजवीर बोला, अभी उसका सही समय नहीं आया है, मगर जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। बस इतना जान लो, खतरा कभी टला नहीं है, रणविजय भी गायब है। फिर गहरी सांस लेकर आगे बोला, आहान ने तुम्हारी वजह से उसे जेल में डाला था, इसलिए वो तुम्हें अपना दुश्मन मानता है। तुम्हें वो नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करेगा। अश्विनी बोली, ये मैं जानती हूं, मगर उसका पता तो आहान भी नहीं कर पा रहा है। राजवीर अपने पैर पे एक पैर धरते हुए बोला, तुम्हें इस खानदान के राज तो पता चल गए, मगर क्या तुम्हें मल्होत्रा खानदान के राज पता है? जैसे ही राजवीर ने मल्होत्रा खानदान का जिक्र किया, अश्विनी के चेहरे पे सस्पेंस से भरे एक्सप्रेशंस आ गए। कैसे राज? तभी रूम का दरवाजा खुला, दोनों का ध्यान टूटा और वो सामने देखने लगे। सामने आहान खड़ा था,
उसके चेहरे पे एक्सप्रेशंस ठंडे थे और वो राजवीर को देख रहा था। राजवीर खामोश हो गया। वो समझ गया था आहान उसे क्या कहना चाहता था। आहान तुम यहाँ अंदर आ जाओ, अश्विनी ने कहा। आहान बोला, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तुम्हें नहीं जाना क्या? अश्विनी जल्दी से खड़ी हो गई और राजवीर से बोली, मैं आकर आपसे पूछूंगी। राजवीर ने कहा, नहीं, बाद में कभी बता दूंगा। अरे पर, अश्विनी बीच में ही रुक गई। राजवीर ने कहा, अभी नहीं, बाद में कभी इस बारे में बात करेंगे। अश्विनी कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहां से चली गई। वो आहान को घूरते हुए देख रही थी। पता है दादू मुझे मल्होत्रा फैमिली के सीक्रेट्स बता रहे थे मगर तुम्हारे आने से वो हिचकिचा गए, अश्विनी उसे घूरते हुए बोली। आहान तभी कार को रोक देता है। ये देख अश्विनी हैरानी से बोली, तुमने कार क्यों रोक दी? आहान अपनी ऑलिव ग्रीन आंखों से अश्विनी की ब्लू आईज में देख बोलता है, तुम मुझसे प्रॉमिस करो जब तक मैं ना कहूं तुम कभी भी मल्होत्रा खानदान के राज जानने की कोशिश नहीं करोगी। ये सुन अश्विनी गुस्से से भौहें सिकोड़ते हुए बोली, क्यों? मैं भले ही उस खानदान से नफरत करती हूं मगर मेरा जन्म उसी खानदान में हुआ था, इसलिए मेरे पास वहां के हर राज जानने का राइट है और खासकर वो राज जो मेरी मां से जुड़ा हुआ हो। आहान ने कहा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, सही टाइम आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ये सुन अश्विनी की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो गईं। इसका मतलब तुम्हें भी मल्होत्रा खानदान के राज पता है? अश्विनी ने हैरानी से पूछा। आहान अपनी पलकें झपका देता है और बोलता है, ज्यादा नहीं, कुछ कुछ। अश्विनी उसके पास आते हुए बोली, मुझे जल्दी बताओ वो क्या राज है? आहान उसे घूरते हुए बोला, तुम हैंडल नहीं कर पाओगी। मैंने बचपन से लेकर आज तक क्या हैंडल नहीं किया। मैंने खुद को स्ट्रांग बना लिया है, अब कोई सेंसिटिव प्रिंसेस नहीं हूं, अश्विनी बोली। आहान देख सकता था अश्विनी उससे जिद कर रही थी। उसने अश्विनी से कहा, मैंने कहा ना मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। सही टाइम जब आएगा तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा और जब पता चलेगा तुम खुद को संभाल नहीं पाओगी, इसलिए तुम्हें मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है। क्या सच में इतना कुछ हुआ था जो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी? अश्विनी ने पूछा। हाँ, बहुत कुछ हुआ था, आहान ने ठंडी आवाज में कहा। अश्विनी बोली, तो फिर ठीक है, मैं अभी से खुद को रेडी कर लेती हूँ और तुम मुझे सारे राज बता देना, ओके? आहान ये देख गहरी सांस लेता है कि अश्विनी अब उससे जिद नहीं कर रही थी। वैसे दादाजी बता रहे थे राठौड़ फैमिली का भी एक डार्क और हिडन सीक्रेट है, वो क्या हो सकता है? अश्विनी ने पूछा। ये सुन आहान के एक्सप्रेशंस भयावह हो गए थे। अश्विनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे तो कुछ भी आइडिया नहीं था मगर उसे एक के बाद एक झटके मिलते ही जा रहे थे। उसके बारे में बात मत ही करो और दूर रहो तो ही अच्छा है, आहान ने कहा। ऐसा क्यों? अश्विनी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। टाइम आने पर सब सच बता दूंगा और मुझे लगता है उस टाइम भी जल्द ही आएगा। आहान ये बोलकर कार स्टार्ट कर ड्राइविंग करने लगा। अश्विनी अब खुद से ही सोच रही थी मगर वो बस उसकी अपनी थ्योरीज थी। रियलिटी क्या थी वो तो आहान और राजवीर ही जानते थे। पता नहीं वो रणविजय इंडिया आकर के क्या धमाका करेगा। मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। कब से नेगेटिव वाइब आ रही है। लग रहा है जैसे दुश्मन एक के बाद एक मुंबई में कदम रखते जा रहे हैं, अश्विनी मन में बोली। एयरपोर्ट, एक लड़की एग्जिट हॉल से बाहर निकलती है। उसने एक वाइट ब्लू कलर की पैंट और वाइट कलर का टॉप पहना हुआ था। उसकी आंखों पे सनग्लासेस थे और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। वो देखने में हाफ इंडियन और हाफ फॉरेन गर्ल लग रही थी। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। उसकी ब्यूटी और उसके चेहरे से टपकता एटीट्यूड सब लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। यार देख कितनी सुंदर लड़की है ना, कहीं ये मॉडल तो नहीं? किसी ने सच ही कहा है, एयरपोर्ट पे मिली लड़के लड़कियां काफी सुंदर होते हैं मगर वो एक बार मिल जाएं दोबारा देखने को नहीं मिलते और काफी टाइम तक आंखों में बस जाते हैं। छोड़ो ये बेकार की बातें, फ्लाइट बस आने ही वाली है। अपनी तारीफ सुन उस लड़की के होठों पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई। सब लोग इजीली मुझसे अट्रैक्ट हो गए हैं, बस जिसके लिए मैं आई हूं वो भी हो जाए, फिर मैं उसकी वाइफ को धक्के मारकर उसकी लाइफ से निकाल दूंगी, वो लड़की मन में बोली। देखकर ऐसा लग रहा था उसके कदम ही मुंबई में इसलिए पड़े थे ताकि वो किसी की बर्बादी ला सके। राठौड़ कॉर्पोरेशन में आहान अश्विनी को देखते हुए बोला, आज रात एक बिजनेस पार्टी है, तुम्हें भी मेरे साथ जाना है। अश्विनी ये सुन चिढ़ते हुए बोली, मुझे पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें जाना है, जाओ, मैं घर में ही रहूंगी। आहान सीरियस होकर बोला, तुम्हें मेरे साथ जाना है और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अश्विनी उसे घूरकर देखते हुए बोलती है,
अच्छा ठीक है, अब गुस्सा मत करो। आहान उसके शब्दों से ठंडा पड़ जाता है। तभी उसके होठों पर सार्कास्टिक स्माइल आ जाती है, जिसे देख अश्विनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। आहान, हम ऑफिस में हैं, अश्विनी ने डरते हुए कहा। आहान उसके करीब आते हुए बोला, सो वॉट वाइफी, ये मेरा ऑफिस है, मेरी मर्जी के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। बोलते हुए आहान उसकी चिन को पकड़ उसका चेहरा ऊपर करता है। अश्विनी उसे घूरते हुए बोली, ये गलत है, पिछली रात भी तुमने मुझे सोने नहीं दिया था और लंदन में तो तुमने हद ही पार कर दी थी, पूरी रात जगाया था तुमने मुझे। आहान हस्की वॉइस में बोला, पहले ही कहा था, एक बार तुमने परमिशन दे दी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, ना तुम्हें हटने दूंगा। अश्विनी पीछे हटते हुए बोली, मगर मैं इस बार सच में थकी हुई हूं, मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है। कोई बात नहीं वाइफी, हम 1 घंटे के लिए ही करेंगे। बोलते हुए आहान अश्विनी को अपनी होल्ड में उठा लेता है और केबिन में बने सीक्रेट रूम में आ जाता है। उसने अश्विनी को बेड पे फेंक दिया। अश्विनी पीछे हटने लगी, मगर आहान ने उसके भागने के सारे रास्ते ही उस दरवाजे के साथ बंद कर दिए थे। आहान, तुम कितने अंडरस्कोइल्ड हो, मैं कैसे टोलरेट कर पाऊंगी, अश्विनी उससे शिकायत करते हुए बोली। माई लिटिल वाइफी, आहान उसका मजाक उड़ाते हुए बोला और उसके ऊपर आ गया। अश्विनी के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। आहान उसकी आंखों में देखते हुए डीप वॉइस में बोला, टेक ऑफ माई शर्ट। मैं अश्विनी अटकती हुई आवाज में बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है और न ही किसी और लड़की को ये हक है। ये सुनकर अश्विनी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। आहान ने उसके होठों को अपने होठों से जोड़ दिया और उसे किस करने लगा। अश्विनी उसका साथ दे रही थी। उसने आहान की शर्ट को उसकी बॉडी से अलग कर दिया और उसके 8 एब्स और मस्कुलर चेस्ट पर अपने हाथ फेरने लगी। आहान ने भी उसकी बॉडी से उसका टॉप अलग कर दिया था। एक एक कर आहान ने उसके सारे कपड़े अलग कर दिए। अश्विनी शर्मा रही थी और खुद को छिपाने की कोशिश कर रही थी। आहान उसे टीज करते हुए बोला, डोंट रिएक्ट लाइक फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग यू लाइक दिस। यू अश्विनी गुस्से और शर्म से बोली, मगर आहान ने उसकी आवाज को अपने लिप्स के साथ उसके गले में ही रोक दिया। आहान के होठ अश्विनी की बॉडी के हर हिस्से को छू रहे थे और अपनी छाप छोड़ रहे थे। काफी देर तक वो दोनों लव मेकिंग करते रहे और थक कर एक दूसरे की बाहों में सो गए। रात का वक्त और एक बड़े से होटल में ग्रैंड बिजनेस पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। वहां बिजनेसमैन ही थे, मगर कुछ एक्टर्स जो कि एक्टिंग के साथ साथ बिजनेस भी करते थे वो भी वहां मौजूद थे। जैसे ही आहान और अश्विनी दोनों ने एंट्री ली, लोगों के बीच खुसफुस शुरू हो गई और लोगों की नजरें उन दोनों पर टिक गई। आहान ने अश्विनी का हाथ अपने हाथ में लिया और थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ लोगों को एड्रेस किया। अरे ये एएसआर है, पिछले चैरिटी इवेंट में देखा था और ये उनकी होने वाली वाइफ है। एवरीवन मीट माय वाइफ अश्विनी, आहान सिंह राठौर। आहान ने जैसे ही ये कहा, सब शौक होकर अश्विनी को देखने लगे। मगर अश्विनी के चेहरे पर शर्मा आहट और हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन वो अपनी नर्वसनेस को छुपाने की कोशिश कर रही थी। आहान उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा था। क्या सच में वो उसकी वाइफ है? अरे वाह एएसआर, आपने शादी कर ली और बुलाया भी नहीं। वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी वाइफ सच में बहुत सुंदर है। वो लोग अश्विनी की तारीफ कर रहे थे। जी शुक्रिया, अश्विनी मुस्कुराकर बोली। लड़कियां अश्विनी को घेर कर खड़ी उससे बातें कर रही थीं। अश्विनी को भी वहां आकर अच्छा लग रहा था। उनमें से आधी से ज्यादा तो जल रही थी। इस दौरान युवान एक कोने से अश्विनी को ड्रिंक करते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में जलन और थोड़ी सी बेचैनी थी। उसने अपने आप से कहा, इसने इतनी जल्दी शादी कर ली, इसका मतलब उन दोनों के बीच दूरी नहीं आई थी। युवान को अब अपना प्लान फ्लॉप होते हुए दिख रहा था। उसने तिरछी नजरों से आहान और अश्विनी को देखा और अश्विनी को देख युवान की आंखों में एक अजीब सा पागलपन आ गया था। कुछ देर बाद जब आहान अपने बिजनेस पार्टनर से बातें कर रहा था, अश्विनी ने धीरे से कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। आहान ने उसकी नजर देखी और कहा, ठीक है, ज्यादा दूर मत जाना और जल्दी वापस आ जाना। अश्विनी ने सिर हिलाया और थोड़ी देर के लिए वहां से निकल गई। एक आदमी मजाक में बोला, आपकी वाइफ सच में लकी है, आप उस बच्चों जैसे ट्रीट कर रहे हैं। वही वेट्रेस की ड्रेस में एक लड़की गुस्से से अश्विनी को घूरकर देख रही थी। ये वही एयरपोर्ट वाली लड़की थी। तभी उसकी नजर आहान पर गई और उसकी आंखों में अब नफरत की जगह प्यार और एक जुनून दिखने लगा था। वही अश्विनी जैसे ही थोड़ी दूर आई थी, तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अश्विनी ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा, कौन है?
अश्विनी पीछे पलट उसका चेहरा देखने वाली थी, तभी उस लड़के ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे वहां ले आया जहां कोई ना था। मैं हाथ हटा दूंगा, बस तुम चिल्लाना मत। वो आवाज सुनते ही अश्विनी गुस्से से पागल हो गई थी। युवान, उसने मन में कहा। युवान ने उसे सीधा किया और उसकी बाह पकड़ते हुए गुस्से से बोला, क्या तुमने सच में शादी कर ली है अश्विनी? क्या तुम मुझे भूल गई हो? अश्विनी ने उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन देखा, जैसे वो अब भी अश्विनी के लिए बेचैन हो। युवान की आंखें लाल थी और उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। अश्विनी समझ गई युवान नशे में उससे बदतमीजी कर रहा था। अश्विनी ने गुस्से में कहा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैं अब शादीशुदा हूं और तुमसे कोई लेना देना नहीं, समझे, और दूर रहो मुझसे। अश्विनी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली, लेकिन युवान की पकड़ काफी टाइट थी। ये सुनकर युवान जैसे पागल हो रहा था। उसने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, तुम मुझे भूल नहीं सकती। आई नो, उसने जरूर अपनी पावर का इस्तेमाल कर तुमसे जबरदस्ती शादी की थी। ये सुनकर अश्विनी अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, ये क्या बकवास बोल रहे हो? उसने मुझे कोई फोर्स नहीं किया, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। और फिर उसकी आंखों में देखते हुए, वेल, तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? युवान बोला, आई स्टिल लव यू अश्विनी। अश्विनी हंसते हुए बोली, बकवास, तुम बस मुझे अपने से बेहतर इंसान के साथ देखकर जल रहे हो। तुमने खुद आज से 6 साल पहले मुझे कैरेक्टरलेस कहा था। याद है जब मैंने तुमसे मदद मांगी थी, तुमने मुझे घर से निकाल दिया था। इतना ही नहीं, तुमने मेरी बहन के साथ मिलकर मुझे चीट किया। युवान बोला, उसने मुझे से अंडरस्कोर किया था, तब मैं खुद को रोक नहीं पाया था, लेकिन अब मैं मैच्योर हूं। प्लीज वापस आ जाओ, मैं उसे छोड़ दूंगा। ये सुनकर अश्विनी हंसते हुए बोली, तुम कितने बुरे हो युवान, तुम एक नई लड़की के लिए हमेशा पुरानी लड़की को भूल जाते हो। मैं तुमसे नहीं भूल सकता, मैं तुमसे बचपन से ही प्यार करता हूं, युवान बोला। अश्विनी गुस्से से युवान को धक्का देती है। युवान लड़खड़ाते हुए पीछे हट जाता है। अश्विनी पास वाले वॉशबेसिन से अपने हाथ को ऐसे साफ करने लगी जैसे उसने किसी गंदी चीज को छुआ हो। उसने गुस्से से युवान से कहा, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, अब तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। यू लॉस्ट मी, यू लॉस्ट मी। ये शब्द युवान के कानों में गूंज रहे थे। आहान ने भी पिछली बार उसे ये कहा था, यू लॉस्ट हर। युवान ने थोड़ी सी टॉन्टिंग आवाज में कहा, जब आज तक मैं मूव ऑन नहीं कर पाया, तुमसे कैसे कर लिया? ये सुनकर अश्विनी के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई और उसने साफ साफ कह दिया, वही तुम समझ नहीं पा रहे युवान, मैं अब वो पुरानी अश्विनी नहीं हूं। आई एम नॉट दैट बेचारी अश्विनी, मैं बदल गई हूं। आई एम अ वुमन नाउ। खुद को देखो और जरा मुझे। मैं किसी के साथ सोती नहीं, तुम्हारे साथ रहकर भी मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं और न तुम्हें खुद को छूने दिया। युवान को ये बात सुनकर एक गुस्से और दर्द में छुपा सा एहसास हुआ, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। अश्विनी सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोली, मैंने बस अपने पति को छुआ है, मुझ पर बस उसका हक है, तुम्हारा नहीं। लेकिन तुमने मुझे चीट किया है। हमारी बराबरी हो ये मैं समझती नहीं युवान, तुम्हें कोई अपने जैसी ही चाहिए और तुम्हें वो मिल चुकी है, नताशा मल्होत्रा। बस करो अश्विनी, मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को संभाल सकता हूँ। बस एक बार रूम हाँ तो कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा तुम एक माँ हो या नहीं। युवान की आंखों में पागलपन था। ये बोलकर युवान थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर उसकी आंखों में एक अलग ही पागलपन सा उभरा। उसने अश्विनी की तरफ बढ़ते हुए कहा, अश्विनी, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। तुम्हें समझना चाहिए कि मेरे बिना तुम अधूरी हो। अश्विनी ने उसकी तरफ तीखी नजर डाली। युवान ने पिघलने वाले शब्दों में कहा, अश्विनी, तुम्हें याद है ना, हमने कितने सपने देखे थे साथ में। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी हर बात, सब कुछ मेरे लिए कितना खास है। तुम्हें ये शादी छोड़ देनी चाहिए। वो तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकता जो मैं दे सकता हूँ। अश्विनी ने गुस्से से कहा, युवान, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं शादीशुदा हूं। तुम अब मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं रखते। युवान ने फिर भी हार नहीं मानी। युवान अब गिड़गिड़ाने लगा। उसके शब्दों में मजबूरी और दर्द साफ था। तुम क्यों नहीं समझती? मुझे इस तरह क्यों अलग कर रही हो अपने दिल से? तुम मेरे बिना नहीं रह सकती और तुम अच्छी तरह से जानती हो। अश्विनी ने हंसते हुए कहा, यू नीड अ डॉक्टर युवान। तुम सोच रहे हो कि मुझे तुम्हारे प्यार में फिर से फंसा लोगे, लेकिन मैं अब वो पुरानी अश्विनी नहीं हूं। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बोलते हुए वो जैसे ही जाने लगी, युवान ने उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अश्विनी ने अपने आप को पीछे हटा लिया। डोंट यू डेयर टू टच मी अगेन। अश्विनी की धमकी सुन वो बीच में ही रुक गया।
उसने फिर से कहा, एक मौका दे दो, बस एक बार, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। अश्विनी ने अपने होठों पर कड़वी सी मुस्कान लाते हुए कहा, मौका? तुम्हें यह सपना ही रहने दो, युवान। तुम्हें सोचने का हक है, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक बुरी याद हो जिसे मैं भुला चुकी हूं। क्या सच में वो उसे खो चुका था? युवान ने खुद से कहा। अश्विनी जैसे ही वहां से जाने लगी, युवान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये देख अश्विनी की आंखें शोक से बड़ी हो गईं। वो गुस्से से खुद को छुड़ाने लगी। ये क्या कर रहे हो? युवान, छोड़ मुझे, अश्विनी गुस्से से चिल्लाए। तभी युवान कोई अश्विनी से जबरदस्ती अलग करता है और उसके चेहरे पर पंच मारता है जिससे युवान नीचे जा गिरा। उसके होठों के कोने से खून निकल रहा था। उन दोनों ने सामने देखा, सामने आहान गुस्से से युवान को घूर रहा था। मना किया था ना, मेरी वाइफ के आसपास भी मत दिख जाना, आहान अपनी ठंडी आवाज में बोला। युवान लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ खड़ा हुआ और अपना खून देखकर आहान से गुस्से से बोला, एएसआर, तू खुद को आखिर समझता क्या है? वो मेरी होने वाली पत्नी थी, लेकिन तुमने उसे मैनिपुलेट करके खुद उससे शादी कर ली। बोलते हुए जैसे ही युवान ने आहान पर वार करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, आहान ने तुरंत उसके हाथ को बीच में ही पकड़ लिया और उसे जोर से पीछे धकेल दिया। लेकिन एक पल में ही आहान के गुस्से को देखकर वहां हवा में तनाव भर दिया। एएसआर, तू खुद को आखिर समझता क्या है? तुम सिर्फ अमीर हो और कुछ नहीं, युवान गुस्से से बोला। उसकी आंखें चिंगारियों की तरह चमक रही थीं। तुम्हारी एएसआर के मुंह से जानने की इतनी औकात नहीं, तुम मेरे सामने भी मेरी मर्जी के साथ ही हो। मैं चाहूं तो तुम्हें कभी भी खत्म कर सकता हूं, आहान ठंडी आवाज में बोला। तभी वहां कुछ बिजनेसमैन और एक्ट्रेस भी ये देखने आए। उन्होंने आपस में बातें शुरू की, ये तो युवान है ना? क्या हुआ इससे एएसआर के साथ? शायद इसकी शादी की खुशी से जल रहा है, एक एक्ट्रेस ने हंसते हुए बोला। लगता है इस बार तो एएसआर ने बहुत बड़ा धमाका किया है, एक बिजनेसमैन ने चकलिंग किया। युवान का गुस्सा और बढ़ गया जब उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा, ये मेरी जिंदगी है, मैं अपनी एक्स को नहीं भुला सकता। आहान ने अपनी फिस्ट्स को मजबूत किया, उसकी आंखें युवान पर टिक गईं। मैं ये नहीं देख सकता कि तुम मेरी पत्नी को इस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर तुमने दोबारा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैं तुम्हें काट डालूंगा। आहान की धमकी से वहां मौजूद हर कोई सहम गया था। क्या कहा इसने? एएसआर की पत्नी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? और वो उसकी एक्स है? ये लड़की तो लकी है भाई, दूसरे ने मजाक में कहा। लगता है प्यार में पागल हो गया है, इतनी बड़ी पार्टी में झगड़ा मोल ले रहा है। युवान के चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन साफ नजर आ रहे थे। भीड़ में से किसी ने हंसते हुए कहा, वाह, एक तरफा इश्क की दर्द भरी कहानी चल रही है, लेकिन भाई, एएसआर से पंगा लेना मौत को दावत देना है। तभी आहान के कुछ बॉडीगार्ड्स वहां पहुंच गए और उन्होंने युवान को चारों तरफ से घेर लिया। युवान ने उन्हें देखा और एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और गुस्से में चिल्लाया, मुझे किसी से डर नहीं लगता, तुम सब हट जाओ। आहान ने एक कदम आगे बढ़कर ठंडे शब्दों में कहा, ये आखिरी मौका है, खुद को संभाल लो, मेरी फैमिली से दूर रहो वरना अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। युवान ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और मजबूती से काबू में कर लिया। कुछ लोग हंसते हुए बोले, शायद फिल्म में हीरो है, पर असलियत में कुछ नहीं कर सकता। भीड़ के बीच से एक और आवाज आए, भाई, ये तो बहुत बुरा फंसा, एएसआर से उलझने का अंजाम देख लिया। युवान ने झटके से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। उसके चेहरे पर अपमान और गुस्से के भाव साफ झलक रहे थे। अंत में थक हार कर उसने अपनी नजरें झुका ली, जबकि भीड़ में मौजूद लोग उस पर हंसी उड़ा रहे थे। युवान की इतनी इंसल्ट किसी ने नहीं की थी। अश्विनी को युवान पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। इनफैक्ट वो खुश थी। आखिर जब भारी पार्टी में पिछले जन्म की उसकी इंसल्ट हुई थी, युवान बस तमाशा देख रहा था और नताशा की साइड ले रहा था। कर्मा इज रियल, अश्विनी इवल स्मर्क करते हुए बोली। युवान गुस्से से बोला, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन वापस जरूर आऊंगा एएसआर। क्या ये मरना चाहता है? क्या ये धमकी भी किसी को दे रहा है? इसे लग रहा है ये कोई मूवी है और वो उसका हीरो। हा हा हा, क्या बेवकूफी है। युवान को उन लोगों के कमेंट से गुस्सा आ रहा था। उसका मन किया वो उन्हें खत्म कर डाले, लेकिन अफसोस वो ऐसा नहीं कर सकता था। कुछ लोग छिपकर इस नज़ारे की वीडियो बना रहे थे जो युवान के ही रिवील थे।
अब तो इसका करियर गया, किसी ने कहा। वो लोग युवान को वहां से ले गए। तभी ऋषभ वहां आया और बात को संभालते हुए बोला, गाइस, आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। वो लोग अपना सिर हिलाकर पार्टी एंजॉय करने लगे। आज तक उन्होंने सुना था, लेकिन अब देख लिया था एएसआर से उलझने का अंजाम क्या होता है। आहान, अश्विनी ने कहा। आहान बोला, वो अब चला गया है, दोबारा अगर तुम्हें परेशान करेगा तो उसके काट दूंगा। अश्विनी ने कहा, वो बात नहीं है, मुझे घर जाना है। आहान समझ गया, उस ड्रामे से उसकी छोटी पत्नी परेशान हो गई थी। उसने अपने बिजनेस पार्टनर को बाय बोला और अश्विनी के साथ वहां से निकल गया। वही वो वेट्रेस जो ड्रिंक लाई थी, आहान को वहां से जाते देखकर गुस्से से अपनी मुट्ठी आपस में भींच लेती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।